कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है, वो असल में एक छोटा सा साइंटिफिक वंडर है। पानी जो हमें हर जगह दिखता है, इसका एक बड़ा ही अनोखा सफर है, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। चलिए इसके पीछे की जो दिलचस्प साइंस है ना, उसको समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा जरूरी सवाल, जो शायद सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। आखिर बर्फ पानी पर तैरती क्यों है, जबकि ज्यादातर सॉलिड चीजें अपने ही लिक्विड फॉर्म में डूब जाती हैं? सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब वो बड़ा ही अनोखा है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा बेसिक्स में जाना पड़ेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी की सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये इन तीनों ही फॉर्म्स में आसानी से मिल जाता है, और इन्हीं का बदलना वही तो है हमारी आज की कहानी का हीरो। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले स्टेज से, मेल्टिंग और फ्रीजिंग यानी गलना और जमना। सिंपल भाषा में जब सॉलिड बर्फ पानी बनती है और फिर वही पानी वापस बर्फ बन जाता है। ये रोज होता है, हम देखते हैं। एक छोटा सा जादू जिसके पीछे की साइंस गजब की है। तो सवाल यह है कि बर्फ पानी में बदलती कैसे है। देखिए, ये सब एक खास टेम्परेचर पर होता है। इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक। ये समझ लीजिए एक मैजिक नंबर जैसा है। जैसे ही कोई सॉलिड उस टेम्परेचर तक पहुंचता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तक वो पूरा पिघल ना जाए, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, वहीं रुका रहता है। और इसका ठीक उल्टा वो है फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक, मतलब वो टेम्परेचर जिस पर पानी वापस सॉलिड यानी बर्फ बन जाता है। और पानी के केस में मजे की बात यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने सबसे पहले सवाल के जवाब पर। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ज्यादातर चीजें जैसे मोम या टिन जब पिघलती हैं तो वो फैलती हैं, यानी एक्सपैंड होती हैं। इसका मतलब उनका सॉलिड फॉर्म ज्यादा डेंस, ज्यादा भारी होता है और वो अपने ही लिक्विड में डूब जाता है। लेकिन पानी बिल्कुल उल्टा काम करता है। बर्फ जब पिघलती है तो वो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बर्फ पानी से हल्की होती है। और बस यही वो अनोखी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बर्फ पानी पर आराम से तैरती है। तो क्या मेल्टिंग और फ्रीजिंग के ये नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, जब दो नई चीजें इस गेम में एंट्री लेती हैं। प्रेशर यानी दबाव और इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां। चलिए देखते हैं कि ये इस पूरे खेल को कैसे बदल देती हैं। प्रेशर का असर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, जो चीजें पिघलने पर फैलती हैं, जैसा हमने मोम के बारे में बात की, अगर उन पर प्रेशर डाला जाए तो उनका फैलना मुश्किल हो जाता है ना? इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उन्हें पिघलने के लिए और ज्यादा गर्मी चाहिए होती है। लेकिन बर्फ का क्या? वो तो पिघलने पर सिकुड़ती है, तो उस पर प्रेशर डालने से तो उसका पिघलना और भी आसान हो जाता है। इसलिए बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर से कम हो जाता है। वो 0 से भी कम टेम्परेचर पर पिघलने लगती है। अच्छा, अब आते हैं इम्प्योरिटीज पर, जैसे पानी में नमक मिलाना। ये जरूर देखा होगा कि जहां बर्फ गिरती है वहां सड़कों पर नमक छिड़का जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती हैं। मतलब नमक वाला पानी 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, उसको जमने के लिए और भी ज्यादा ठंडा होना पड़ेगा। और इसी साइंस का एक बहुत ही टेस्टी रिजल्ट है, आइसक्रीम। हाँ, जब बर्फ में नमक मिलाया जाता है तो ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, और ये मिक्सचर -22 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। सोच सकते हैं, इतना ठंडा कि ये आसानी से आइसक्रीम जमा देता है। तो अगली बार जब आइसक्रीम खाएं तो साइंस को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो पानी के जमने और पिघलने की कहानी तो समझ आ गई। अब इसके सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, वो स्टेज जहां पानी लिक्विड से गैस यानी भाप बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन, और ये भी 2 अलग-अलग तरीकों से होता है। पहला तरीका है इवेपोरेशन यानी वाष्पन। ये एक बहुत धीमी प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पर होती रहती है। जैसे फर्श पर पानी गिर जाए तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है ना, वो इवेपोरेशन ही है। और ये सिर्फ लिक्विड की सतह पर यानी सरफेस पर होता है। और दूसरा तरीका है बॉइलिंग यानी क्वथन, उबलना। ये एक तेज, एकदम धमाकेदार प्रोसेस है जो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है और पूरे के पूरे पानी को एक साथ भाप में बदल देती है। अच्छा, तो ये इवेपोरेशन तेजी से कब होता है? इसकी स्पीड कई चीजों पर डिपेंड करती है,
जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, सरफेस एरिया बड़ा हो, मतलब पानी ज़्यादा फैला हुआ हो और तेज़ हवा चल रही हो, तो पानी जल्दी से भाप बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज़ धूप और हवा में गीले कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। सेम लॉजिक। इवैपोरेशन तो ठीक है, समझ गए। पर अब बात करते हैं उस ज्यादा ड्रामेटिक तरीके की, यानी बॉइलिंग, उबलने की। इसके भी अपने कुछ सीक्रेट्स हैं, और हैरानी की बात नहीं, इसके सीक्रेट्स भी प्रेशर और इम्प्योरिटीज से ही जुड़े हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक है क्या? ये वो फिक्स टेम्परेचर है जिस पर पहुंचते ही लिक्विड में एकदम से हलचल मच जाती है। ये सिर्फ सरफेस पर नहीं होता, बल्कि पूरे लिक्विड में अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं और वो तेजी से भाप में बदलना शुरू कर देता है। और हाँ, हर लिक्विड का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। सब एक टेम्परेचर पर नहीं उबलते। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पानी को उबलने के लिए पूरे 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वहीं एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर में होता है, वो सिर्फ 56 डिग्री पर ही उबलने लगता है। काफी फर्क है। और यहां भी गेस कीजिए कौन आता है? वही हमारे पुराने खिलाड़ी, प्रेशर और इम्प्यूरिटीज। बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट की तरह बॉइलिंग पॉइंट को भी ये दोनों चीजें बदल सकती हैं। मतलब ये डिसाइड करती हैं कि पानी कब और कितनी गर्मी पर उबलेगा। यहाँ नियम बड़ा सीधा सा है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज जैसे नमक, पानी में नमक मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। याद है, नमक मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था। यहाँ ठीक उल्टा होता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो अब जब हम प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का ये कनेक्शन समझ चुके हैं, तो क्या अब उस पुरानी पहेली को सुलझा सकते हैं कि पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल क्यों होता है? सोचिए इस बारे में। पहाड़ों पर, ऊंचाई पर हवा का प्रेशर कम होता है। इसका मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। पानी 100 डिग्री से पहले ही शायद 90 डिग्री पर ही उबलने लगता है, और उस कम गर्म पानी में दाल या चावल को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या वो ठीक से पक ही नहीं पाते। है ना कमाल की साइंस, जो हमारे किचन से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक हर जगह काम करती है।